कैसे हो गाइस। एक मेन इन्फॉर्मेशन दी, दिल्ली में सबसे बड़ा जिम खुला है। अब आप पूछे बड़ा कैसे है, तो यार ये 20,000 स्क्वायर फीट का है, या 20,000 स्क्वायर फीट। इसका नाम है ट्रेन हाई जिम। तो आई रियली विश आप लोग एनरोल करोगे यहाँ पे। और इसलिए नहीं कह रहा, वो मैंने कहने में कर रहा हूँ यार। 5 फ्लोर का जिम है जहाँ आपको वेट लिफ्टिंग सेंटर यहाँ मिल जाएगा, इसके अलावा बॉक्सिंग स्टूडियो मिल जाएगा, योगा सेंटर मिल जाएगा, इवन आपको सारे सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ काफ़ी और एजुकेटेड लोग भी हैं जो आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेंगे। और एट लास्ट इसकी लोकेशन आपको सेंट मार्क्स पब्लिक स्कूल में मिलेगी, जनकपुरी वेस्ट के पास में। बाकी अब आगे आपको नई चीज़ें मैं इसके बाद ही बताऊंगा। जय बाबा की सबको। तो आज है हमारा फील्ड फिक्स का एपिसोड नंबर 5 और हम हैं ट्रेन हाई जिम में निखिल भाई के साथ। हाय और एवरीवन। आगे की बातें निखिल भाई बताएंगे, सॉरी बीच में बोलने के लिए। कोई नहीं। सो हाय एवरीवन। मेरा नाम निखिल है और मैं करंटली अभी ट्रेन आई जिम में हूँ और मैं यहाँ पे एज अ पर्सनल ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। सो क्वालिफिकेशन की बात करें, मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, मैंने K11 से सर्टिफिकेशन करा हुआ है एंड साथ साथ मेरा बैचलर भी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के अंदर है, जो कि मैंने MIT से परस्यू करा हुआ है। उसके साथ में मैं करंटली अभी SNC वर्क कर रहा हूँ और उसको पढ़ाई पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ साथ। और भी 2-3 चीज़ें हैं बाकी। इसके अलावा मैं पता किया था आप सोर्सेज से, ऑफ कोर्स हाँ जी। आप क्रिकेटर भी थे फॉर्मल ना। हाँ, मैं 8 से 9 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ और मैं बिहार में लीग खेलता था हाँ इससे जी, हाँ पहले। जी। 2 साल मैं वहाँ पे लीग खेला क्रिकेट में और मैं यूपी से डिस्ट्रिक्ट खेल के आया हुआ था। ये चीज़ था। तो अभी हम आपसे कुछ बातें करेंगे आपकी जर्नी के बारे में, हिस्ट्री कैसी रही, इवन आपके लाइफ अपडेट्स कैसे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कैसे हैं। तो आप ठीक रेडी है। हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं वीडियोस के नए एपिसोड के साथ। तो भाई जैसा कि अभी दिव्यांशु ने बोला कि आप पहले क्रिकेटर भी थे, जी। तो उस बारे में थोड़ा बताओ कि कब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। अच्छा, पहले अपनी स्पोर्ट्स की मतलब जर्नी बताओ कि तो स्पोर्ट्स में कब से आए आप। तो स्पोर्ट्स की जर्नी मेरी इस तरह से रही थी। तो जब मैं बच्चा था, थोड़ा हम्म। सा मतलब 14-15 साल या 10-12 साल के आसपास, तो मैं उस टाइम पे बहुत हैवी था, बहुत मोटा था। तो मेरे को स्पोर्ट्स काफ़ी बचपन से पसंद ही था। तो मैं घर पे बहुत असिस्ट करता था फादर को कि भाई मेरे को अकेडमी जाना है, मेरे को क्रिकेट सीखना है, मेरे को भेजो। तो काफ़ी सालों बाद बोलने के बाद उन्होंने मेरे को अकेडमी में डाला, क्योंकि काफ़ी मेरा वेट पुट ऑन हो गया था। हाँ हाँ। तो उनको लगा कि जो भाई जाएगा पतला हो जाएगा तो हेल्थ सही रहेगी इसकी। तो फिर वहाँ से मेरी थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं खेलना स्टार्ट हुआ। तो मैंने एयरलाइनर अकेडमी है इधर जनकपुर में, भारती कॉलेज, वहाँ पे मैंने अकेडमी ज्वाइन करी। वहाँ पे 3 साल, मैं 3 से 4 साल वहाँ पे मैंने अकेडमी करी। फिर मैं एक सर के थ्रू दूसरी अकेडमी में स्विच हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो एक और सर थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं मेरे साथ आ जा, तो हम लोग साथ में लग के प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं उनके साथ करने लगा। ये था। फिर मैं उस टाइम पे क्या होता कि ग्राउंड पे क्रिकेट से ज़्यादा मैं फिटनेस ज़्यादा फोकस करता था। लाइक अगर मैच है या नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है, सो मैं बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ ज़्यादा फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता था, लाइक रनिंग स्प्रिंट्स वगैरह पे ज़्यादा देता था। ओके। तो मेरा मोर ओवर फोकस क्या था कि बॉडी को ज़्यादा पतला करना है। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी कुछ भी कि क्या से क्या होता है एंड ऑल। बस मेरे को यह था कि भाई मेरे को पतला होना है, भागता रहता था मैं इधर से उधर। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, जो मिल गया वो खा ले रहे हैं, वो ठीक चीज़ है। था। तो ये था। तो भाई ये मतलब क्रिकेट से जिम में ये ट्रांजिशन कैसे हुआ थोड़ा। तो ट्रांजिशन ये ऐसे ही हुआ कि जैसे मैं ग्राउंड पे खेलता था, हाँ हाँ। तो खेलते खेलते मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा फिटनेस में था। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि 10th के आसपास आके अब करियर चूज़ करना था कि भाई आगे क्या करना है आपको, बिल्कुल 11th 12th बिल्कुल। करनी है, क्या करना है। सो मेरे को कुछ पता नहीं था एक तो। और हमारी इंडियन एजुकेशन भी इस तरह से है कि आपको कुछ बताते नहीं कि आप स्पोर्ट्स अगर खेल रहे हो तो आप स्पोर्ट्स में भी करियर परस्यू कर सकते हो। वो आज की डेट में भी ऐसा है और पहले भी था। एंड मेरे को लगता है कि आगे जाके इसमें सुधार होना चाहिए। तो वही चीज़ था। तो फिर मेरे को मेरा मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, मैंने सिविल से डिप्लोमा करा था। अच्छा। ये था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को सेकंड ईयर में मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड था क्रिकेट में ही। तो वो कॉलेज में ही था, MIT कॉलेज में था, वो BPS परस्यू कर रहा था। ओके। सो उससे पता चला कि मेरे को ऐसे ऐसे आप स्पोर्ट्स का कोर्स भी कर सकते हो, आप अगर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो मतलब मैं। आपको BPES से पहले, हाँ। करने से पहले आपको ये हाँ। पता ही नहीं था कि BPS BPED MPED जैसे कोर्सेज कुछ एग्जिस्ट कुछ करते नहीं हैं। होता, मेरे को ये भी नहीं पता था कि फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, दे आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए, हाँ आपको हाँ। बॉडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेरे को कुछ स्पोर्ट्स का कुछ आइडिया नहीं था। तो वहाँ से जब मेरे को पता चला कि
आप ऐसे करियर परस्यू कर सकते हो। तो फिर मैंने एमईटी में एडमिशन लिया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा कुछ सीन ऐसा हुआ कि मेरे को ड्रॉप आउट लेना पड़ गया। मैंने फीस विड्रॉ कर लिया, फिर अगले साल मैंने दोबारा से लिया। ओके। रही फिटनेस इंडस्ट्री की बात, यहाँ पे मेरा करियर इस तरह से परस्यू हुआ कि मैं जहाँ पे जिम जाता था, मंकी फिटनेस था एक, हाँ हाँ, हाँ, सुना है, वहाँ जानता हूँ। पे मैं जाता था। तो वहाँ पे एक अतुल सर थे, तो उनके गाइडेंस में मैं काफ़ी वर्कआउट करता था एंड ऑल। सो इज़ अ मेरा मेंटोर भी काफ़ी अच्छे, उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई लाइफ रिलेटेड और नॉर्मल करियर रिलेटेड। तो उनसे मैंने पूछा कि सर मेरे को अगर इसमें करियर परस्यू करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो ही सजेस्ट में कि आप ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशन होता है, आप यहाँ पे जाके सर्टिफिकेशन कर लो, सो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है वर्क करने के लिए। हाँ, ये तो है। नहीं मतलब पता है क्या, मैंने मतलब ऐसा देखा है कि हम्म, हमारी कंट्री ना एजुकेशन के मामले में पीछे नहीं है। बिल्कुल उसका रीज़न क्या है, जैसा भी आपने बोला, थोड़ा सा बिल्कुल आपको करेक्ट करूंगा बस, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बिल्कुल क्योंकि मुझे भी नहीं था बिल्कुल आइडिया बीपीएस और बीपीएड बीपीएड। एमपीएड का। एक्चुअली हमारे नेशन में हर फील्ड का, सिर्फ हम्म फिटनेस और फिजिकल एजुकेशन ही हम्म नहीं, हर फील्ड के मल्टीपल कोर्सेज हैं, हम्म गवर्नमेंट की साइड से भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल, भी अच्छे हैं। बट दिक्कत पता है कहाँ पर है, इनकी अवेयरनेस और हाँ ओरिएंटेशन जो है ना, एग्जैक्टली, वो एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इंडिया से ज़्यादा बिल्कुल कोर्सेज और डिग्रीज कहीं और बिल्कुल ऑफर, ऑफर मतलब कोई करते और कंट्री ऑफर हैं करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत है बट उनकी अवेयरनेस किसी को नहीं अवेयरनेस है। और ओरिएंटेशन एक बिल्कुल, प्रॉब्लम है। क्योंकि टेंथ में, अगर मैं भी खुद टेंथ में था जब, तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि भाई स्पोर्ट्स रिलेटेड आप कोई कोर्स परस्यू कर सकते हो आगे, कुछ आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो स्पोर्ट्स में, अपना करियर बना सकते हो, ये ठीक है चीज़ तो। दिव्यांशु, इस बारे में कुछ हम इस पॉडकास्ट से कुछ अलग भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। थोड़ा एक अवेयरनेस हो जाए, मतलब यूथ के लिए, स्पेशली 11th-12th के बच्चों के लिए, कि हाँ आप इसमें, और ये देखो फिटनेस एक रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये भी नहीं है कि आप एक यूट्यूब की नॉलेज से या थोड़े बहुत रिसर्चेस पढ़ के आप एक फिटनेस प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो। निखिल, एक चीज़ मुझे ये भी पूछनी थी आपसे। हम्म, मैंने आपके रील्स में ये देखा था कि आपको शायद इंजरी हुई थी कोई ना। हाँ मेरे तो को, वो इंजरी ये थी, मेरे ख्याल से आपने दिखाया था कि S1 सैक्रम के अंदर और L1 लंबर के अंदर हुई थी, नहीं नहीं, वर्टिब्रास में ना। मेरे को एक्चुअली लोअर बैक में इंजरी हुई थी, ओके। इसलिए लंबर रीजन 5 के वर्टिब्रेट में और हाँ श्योर। S1 में हुई थी। तो बेसिकली उसको हम लोग स्पॉन्डिलोलिथिसिस बोलते हैं, और वो मेरा ग्रेड 4 था। तो एक क्रिकेट खेलते हुए टाइम हुई थी ऐसा कुछ? ये एक्चुअली मेरे को ट्रॉमेटिक था, जितना मेरे को डायग्नोज हुआ, कि मेरे को जो खुद फील हुआ बाद में पढ़ाई करके हाँ जी। कि इंजरी किस तरह से होती है, उसकी बाकी इंजरी के बारे में मैंने स्टडीज़ करी। तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता था स्टार्टिंग में, तो इट वाज राइट कोविड से पहले 2018 में। तो उस टाइम पे मेरी 6 आवर्स का प्रैक्टिस होता था, जिसमें कि मैं 4 आवर बॉल डाल रहा हूँ। तो मीडियम पेस में बॉल डालता था। अब उसमें क्या है कि जब आप मीडियम पेस बॉल डालते हो तो आपकी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत आपका लोड आता है। ओके। अब एक होता है कि हम लोग क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 आवर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स इनफ कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। श्योर। अब उस टाइम पे नहीं पता था कि भाई किस तरह से प्रैक्टिस, हम पूरा दिन लगे हुए हैं, 4 से 5 घंटा बॉल डाल रहे हैं। लाइक कितनी करनी है, किस तरह से करनी है? बिल्कुल, पूरा डाल रहे हैं, उसके बाद फिर बैटिंग भी कर रहे हैं। तो वो इतना लोड आ गया था बॉडी को, प्लस उससे आपको फिर न्यूट्रिशन नहीं था बॉडी में कि क्या खाना है, फैक्ट। इन्होंने कुछ नहीं है। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरे को लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट कर गया। मेरे को जब मैं बैटिंग करने जाता था, मेरे को बैक में स्टिफनेस बहुत आती थी, कि अगर मैं बैटिंग स्टांस में खड़ा हूँ तो मेरे को 15 से 20 मिनट बाद ही स्टिफनेस फील हो जाती थी। तो ये हुआ कब स्टार्ट था, कौन सी ईयर में ये आइडिया? 2019 में मेरे को होना स्टार्ट हो गया था। 18 में मैंने बॉल डाला काफ़ी, 19 में मेरे को काफ़ी स्टार्ट होने लगा धीरे 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 धीरे। फिर बीच में कोविड आ गया, फिर मैं 2 साल बिहार में खेला, फिर मैं वहाँ पे भी मेरे को ये चीज़ इशू फेस होता था। तो अब उसके लिए फिर मैं बहुत स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ और मोबिलिटी वर्क कर रहा हूँ, बट मेरे को रिहैब। कुछ फ़र्क नहीं, रिहैब कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट मेरे को कोई उससे फ़र्क पड़ नहीं रहा था। तो फिर मैंने लास्ट, मेरे को पिछले साल 2022 में, सॉरी, वहाँ पे मैं जैन के आसपास मेरे को बहुत ज़्यादा पेन का इशू फील हुआ। ओके। मैं जब फ्लोर पे, मैं उस टाइम पे नोएडा में काम कर रहा था जिम के अंदर, फिटविला के अंदर। तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ, मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ, जैसे शिफ्ट होती है हम लोगों की ट्रेनर्स की, तो खड़े खड़े में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन रेडेंट कर रहा था। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही हो रहा है बार बार, तो मैं स्ट्रेच कर लिया, मेरे को फिर थोड़ी देर के लिए आराम पड़ गया। ओके। बट 3-4 महीने बाद मेरे को ये फील हुआ कि यार मेरे को पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक बार मेरे को फिजियो को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ऑफ मैं कोर्स। फिजियो के पास गया, वहाँ पे एक सिंक्रोनी करके फिजियो है, वहाँ पे गया, डॉक्टर पाठक नाम है उनका।
तो उनके अंडर में गया तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा कोर रिलीज़ करा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कराई, थोड़ा सा निडलिंग करी। बट क्या हुआ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा उससे भी कुछ। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि जितना हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो आप में दिख नहीं रहा है, एक बार आप एमआरआई करा लो। तो मैं एमआरआई कराने गया तो उसमें मेरे को पूरा जो लंबर रीजन में था फ्रैक्चर पूरा पूरा आया हुआ था, ये तो चीज़ काफ़ी था। ज़्यादा सीवियर था आपकी हाँ, कंडीशन वो ना। काफ़ी सीवियर था क्योंकि इसमें भी आपका ग्रेडिंग होता है। ग्रेड 1 हो गया, लाइक ग्रेड 1 में आपका इतना होता है, ग्रेड 2 में इतना होता है, ग्रेड 3 में इतना होता है, 4 में थोड़ा सा और 5 में पूरा स्पाइन चली जाती है। तो मेरा ग्रेड 4 था, मतलब मेरा अटैच पे ही निकला हुआ था स्पाइन। मतलब जस्ट लाइक कि इट्स नॉट हाँ, लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक दैट, जस्ट राइट? लाइक दैट हल्का सा अंदर था। वो क्या कर रहा था, स्पाइनल कोड को बहुत हर्ट कर रहा था, जिसकी हाँ, वजह क्योंकि से उस पोजीशन में नहीं होगा हाँ, आपको। क्योंकि वो स्पाइनल कोड खिंच रही थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा पैर में पेन भी अकर कर रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर अंकुर नंदा, एक इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में वो बैठते हैं। ओके। तो वहाँ पे मैं पहले उनके दो उनके क्लिनिक है, एक तो मेन डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं इंडियन स्पाइनल में, दूसरा उनका लाजपत नगर में है। हाँ जी। वहाँ पे मैं गया पहले लाजपत नगर में, तो उन्होंने मेरे को डायग्नोज करा, बात करी। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा पेन किलर दिया इनिशियली, फिर उन्होंने कहा कि मेरे को एक बार दोबारा आओ, एक्सरे करा के दिखाओ, फिर हम बात करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में एक्सरे बोला, वो कराया। तो उन्होंने कहा कि स्पाइन तो आपकी मूव कर नहीं रही है इतना, बट ऑपरेशन ही इसका एक वो है, मतलब क्योर लास्ट है, आपका प्रोसेस है ऑपरेशन ही ऑपरेशन, है तभी आपका। आप ठीक हो पाओगे, ऐसे कुछ? बिल्कुल, उन्होंने ये बोला। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार पेरेंट्स को लेके आप एक बार हॉस्पिटल में आ जाना वहाँ कंसर्न पे, करा लो। ताकि एक बार कंसल्ट कर ले, डेट ले ले, थोड़ा सा मैं आपको पेरेंट्स को बता पाऊँ कि हाँ जी। नॉर्मल सर्जरी होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में क्या होता है ना कि लोग पहले टाइम में ये भी सोचते थे कि भाई किसी की लोअर बैक सर्जरी होगी, वो भाई उसका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, वो हाँ, कुछ काफ़ियों को बनना होता है। कि कुछ कर नहीं पाएगा आगे, लोअर बैक सर्जरी है तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आगे कैसे सर्वाइव करेगा। तो वो चीज़ है। तो वही चीज़ है कि मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपका किसी रिलेटेड इशू है तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हो, बट अच्छा उसके बाद आप पोस्ट रिहैब करिए, वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपका विल पावर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है हमारे इंडिया के सिस्टम के अंदर, अगर आपको कोई ऑपरेशन के लिए या फिर कोई सर्जरी के लिए बोलते हैं, बिल्कुल तो ज़्यादातर ये होता है कि घर वाले कहते हैं नहीं, करियर ख़राब हो जाएगा, लाइफ ख़राब बिल्कुल हो जाएगी। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दोबारा वापसी करते हैं, लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बिल्कुल निखिल, बिल्कुल राइट? तो उसमें होता है बस आपको रिहैब करने की ज़रूरत है, एक आपको माइंडसेट हो गया आपका प्लस अच्छा। आपको पहले तो आपको अपना माइंडसेट इम्प्रूव करना ऑफ पड़ेगा कोर्स कि भाई माइंडसेट इज एवरीथिंग, राइट? एवरीथिंग, कि आपको भाई ये देखना है कि भाई अगर चलो जो भी हुआ वो पास रिलेटेड है, वो आप हाँ जी। एक वो ट्रॉमा से आप निकल के आए हो बाहर। अब फेज आप रिहैब किस तरह से परफॉर्म करते हो, आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कितने ध्यान से परफॉर्म करते हो, आप अपने कोर स्ट्रेंथनिंग पे कितना ज़्यादा ध्यान देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप उसमें कैजुअल हो जाओगे, कौन सा जॉइंट कहाँ पे स्टिफ पड़ जाए, फिर बाद में दोबारा रिकवरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके क्योंकि लिए। रिहैब भी तो आपका बैक टू द नॉर्मल ही है, वो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं कर रहा, बस आपको बिल्कुल, नॉर्मल लाइफ आपको जीने दीजिए। नॉर्मल लाइफ में बेटर बनाएगा। प्लस आपको फिर अगर आप एथलीट हो तो फिर आपको थोड़ा स्पेसिफिक भी वर्कआउट, ऑफ स्पेसिफिक कोर्स। वर्कआउट्स वगैरह आपको पर परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। रिहैब के साथ साथ उसको मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अगर आप एक बार इंजर्ड हो चुके हो या फिर बिल्कुल सर्जरी हो चुकी है, थोड़ा टेंशन करना एग्जैक्टली। पड़ता है इंसान को। भाई जैसा भी आपने अपनी इंजरी के बारे हम्म में बताया, तो मेरे को तो सुनने से यही लगा हम्म कि इफ़ यू डोंट माइंड, कि जो आपकी इंजरी थी ना वो आपकी एक लाइफस्टाइल की वजह से थी, ना कि एक एक्सटर्नल इंजरी थी। वो आपकी न्यूट्रिशनल चॉइस और आपकी केयरलेसनेस की वजह से थी, राइट? एग्जैक्टली। एग्री? तो आप इसमें यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो मतलब ऐसी गलती ना करें? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो इसमें मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा, पहले तो जब आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपको एक कोच मिलना बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिल्कुल, कोच मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आप ये तो एक है। है कि आप एक अच्छे कोच के अंडर ट्रेन कर रहे हो, जो पढ़ा लिखा कोच हो पहली बात तो, प्लस उसको पता हो इंजरीज़ के बारे में। क्योंकि जब मैं वर्क करता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैं 4-4 5-5 घंटा बॉल डाल रहा हूँ एज अ मेन बैट्समैन होके, तो वो ऑब्वियस ही बात है मेरी बॉडी पे ओवरलोड डालेगी, स्ट्रेस डालेगी, प्लस जो चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी वो इम्प्रूव होगी नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और इंजरीज बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो हमको क्वालिटी वर्क ज़्यादा करना है एज अ क्वान्टिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि ओके, 1 आवर भी अगर प्रैक्टिस आप अच्छा कर रहे हो, वो भी डे का इनफ होता है, रेदर देन कि आप 5-6 घंटे शरीर को तोड़ रहे वो हो। तो रही है। बैरियर्स की बात, जब मेरा सर्जरी हुआ काफ़ी सारे बैरियर्स आए थे कि लाइक मेरा 10 to 12 kg एक तो लॉस हो गया था, काफ़ी बहुत मसल मास मसल मेरा, मास ही लॉस हुआ होगा। मसल मास बहुत लूज हुआ। प्लस दूसरा इशू क्या हुआ सर्जरी के बाद, मेरे को मेरा जो पंजा है जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं, एक तो वो नहीं हो रहा था, बहुत पैर में मेरी वीकनेस आ गई थी। डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रहा में था। नहीं हो रहा था मेरा, ओके, उसमें मेरे को इशू आ रहा था।
अभी भी थोड़ा सा है बट अभी काफ़ी बेटर हो गया है, क्योंकि अभी रिहैब कर रहा हूँ उसी का भी मैं रिगार्डिंग अभी। और जो चीज़ है, पाँव में मेरे को पेन रेडिएंट होना स्टार्ट हो गया था, मतलब मेरा जो थंब है वहाँ पे मेरे को एक इचिंग जैसा बहुत पेन स्टार्ट हो रहा था। बट ये स्टार्टिंग के कुछ फेजेस होते हैं सर्जरी के बाद कि आपको कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा झेलना पड़ता है, सिंपली मैं अगर लेमैन में बोलूँ तो। बाकी चीज़ें बहुत समझ आई कि आप जब उस फेज से गुजरते हो कि आप मेंटली स्ट्रांग होके बहुत निकलते हो उसके बाहर। और उस टाइम पे आपकी फैमिली मेम्बर्स ही आपके साथ होते हैं, आपका कोई दोस्त यार साथ नहीं रहेगा। आप वो तो है। क्वालिटी फ्रेंड्स जो आपके होते हैं वो आपके अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पे, रेदर देन कि दुनिया आपके लिए आके बोले कि भाई हम तेरे साथ है, कुछ नहीं हो सकता, ये वो फॉर्मेलिटी तो सब फॉर्मेलिटी तो करते देखो हैं। सब करते हैं। हाँ ये बट तो है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि भाई कौन आपके साथ है, हम्म। वो चीज़ है। और भाई वैसे लेवल 4 इंजरी थी, हाँ। वैसे अगर आपको पता हो इसमें तो आई थिंक लेवल 5 पे आई थिंक लोअर पूरा पैरालाइज लोअर हो जाता है मतलब मेरा है इंजरी ना? कुछ इस तरह से था कि मेरे भैया वो भी एक एमबीबीएस है, तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने जो था वो एमआरआई उनको ही भेजा कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ हुई है, इसको क्या इशू है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई सर्जरी ऑप्शन है इसका पहले बात तो, और अगर नहीं करवाते तो इन फ्यूचर पैरालिसिस होने का चांस है। तो वो चीज़ है, तो सर्जरी मेरे को ऑप्शन लगा और सही ऑप्शन लगा। मैं कॉन्फिडेंट था बट थोड़ा सा घर वाले डरे हुए थे कि भाई सर्जरी हो जाएगी, कैसे क्या होगा आगे, कैसे काम चलेगा, बहुत चीज़ें, करियर ख़राब ना हो जाए ये वो। बट इन द एंड अब आप ठीक हो, बिल्कुल अब ठीक हूँ, मैं जंप यही भी कर मैटर पाता करता हूँ है बिल्कुल। भाई। मतलब इतने साल का आपका जिम का और फिटनेस का एक्सपीरियंस है, और अभी तो आप वर्क भी कर रहे हो, हम्म तो इसमें आप एक क्या मतलब एक एडवाइस देना चाहोगे किसी को कि तो जिम खोलना हो? ऐसे ये तो कह सकते हो कि एक नेक्स्ट टू लग्जरी हो गया, राइट? हाँ। तो एक नॉर्मल किसी को जिम खोलना हो एक नॉर्मल से एरिया में, तो आपके हिसाब से कितने पैसे लग जाते हैं, और कैसे मतलब एक एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो एक फॉलो करना चाहिए एक इंसान को एक जिम खोलने से पहले, और उसको कैसे फंक्शन करना चाहिए कि उसको लॉस ना हो और वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एक मतलब बना सके? जब पहले डिपेंड करता है कि आपका बजट, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? एटलीस्ट 30-50 लाख, 50 लाख तो करीबन करीबन पर्सन के पास होना चाहिए अगर उसको नॉर्मल जिम खोलना है। नॉर्मल जिम की अगर मैं बात करूँ ओके। कि आपको नॉर्मल इसमें लैंड इंक्लूड नहीं है? लैंड इंक्लूडेड नहीं है इसमें। नॉर्मल स्पेस में अगर आप 200 गज या 300 गज के प्लॉट में अगर आप जो नॉर्मल जिम खोल रहे हो, एक नॉर्मल जो वहाँ पे जो नॉर्मल क्लाइंट्स जो आते हैं आपके, नॉर्मल प्रीमियम क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल क्लाइंट्स नॉट क्रीमी? नॉट क्रीमी, नॉर्मल क्लाइंट्स जो आ रहे हैं आपके, इतने में आपका जिम खुल जाता है। बट इससे बाद फिर लग्जरी जिम्स भी आते हैं जो आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसमें आपके CRs में पहुंच जाती है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद भी लगती है। बट बेसिक सेम ही है, आप जब आप काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहना है। मैं एज अ काम करता हूँ यहाँ पे पर्सनल, तो मेरा मेन फोकस ऑनेस्टी ज़्यादा रहता है कि मैं क्लाइंट को पागल ना बनाऊँ, जो हाँ, उनकी ये रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करूँ, इससे वो छोड़ के ना जाए। ये सब छोड़ के ना जाए। बात छोड़ने की भी नहीं है, बात है कि आप क्लाइंट के साथ जब अच्छा रहते हो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दो, क्योंकि आज की डेट में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नॉर्मल भी आप देखोगे तो सब लोग पागल बना रहे हैं लोगों को कि भाई ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, ये खा लोगे तो वो हो जाएगा, स्टोरेज से बहुत बातें हो रही है। हाँ वो तो है। बट ये सब मिस यूज है। आप नॉर्मल घर का खाना खा के भी आप अच्छा बॉडी को हेल्दी रख हाँ सकते बस हो। मैक्रोज माइक्रोज आपके होने मैक्रोज चाहिए। को ध्यान दे के रख सकते हो, नॉर्मल घर का खाओ, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करो और अच्छी गाइडेंस में फोकस करो। और ठीक मेन है। थिंग है कि जब आप वर्क कर रहे हो अपने ऊपर बॉडी पे, तो रेदर देन कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा देखने की बजाय अपने कंपोनेंट्स पे ज़्यादा देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी डेवलप हुई है, हाँ आपकी ये मेन एंड्योरेंस है। कितना डेवलप हुआ है, आपका पोस्चर कितना बेटर हुआ है, क्योंकि पोस्चर एक ऐसी चीज़ है वो आपको पूरा डिफाइन कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई आपको पर्सन ज़्यादा काइफोसिस में दिखेगा, ज़्यादा झुका हुआ दिखेगा, तो एक बॉडी का वो सिम्टम होता है कि जो पर्सन है वो थोड़ा सा एग्जैक्टली। एक थोड़ा डिप्रेस है या थोड़ा सा वो टेंशन में है, सैडनेस ज़्यादा है। तो ये कुछ ये चीज़ें होती है कि आप देखोगे, आप बोलते थे बहुत बंदे कि ज़्यादा चौड़ा होकर जो चल रहा है, तो क्योंकि जो चौड़ा होकर जो चल रहा है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लेवल का है, एग्जैक्टली। ये वही चीज़ होती है। तो हाँ मतलब वही हो गया, आपका बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया, बिल्कुल, एंड्योरेंस हो गया, एंड्योरेंस आपका एक स्टेमिना हो गया। एग्जैक्टली बेसिकली आपकी जो फिटनेस है आपकी एक डे टू डे लाइफ में क्या बिल्कुल वैल्यू ऐड कर रही है, जो आप एक और एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो। बिल्कुल। प्लस आप रियलिस्टिक रहोगे अपनी गोल के टूर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत मैंने काम देखा है, मेरे पास क्लाइंट्स आके बोलते हैं हमको एक महीने में 20 किलो कम करना है, 10 किलो कम करना है।
जो कि कोई रियलिस्टिक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप मंथली का 1 to 2 kg लेके चलो, वो जो कि एक रियलिस्टिक गोल है, आप उस पर फुलफिल भी कर पाओगे, आप उसको अचीव भी कर पाओगे। रहता था ना कि आप सोच रहे हो मैं एक महीने में 10 से 20 किलो लॉस कर लूँगा और खाना पीना छोड़ दूंगा, वो हो तो जाएगा, बट जब आप दोबारा से स्टार्ट करोगे ना, फिर वो दोबारा से एकदम से बढ़ जाएगा। वो तो है ही है, ये चीज़ अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच निखिल भाई, थैंक यू भाई। आपने ना प्रीशियस टाइम दिया हमें, जबकि मुझे लग नहीं रहा था कि पॉडकास्ट इतनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि आप काफ़ी बिजी चल रहे थे। हाँ, थोड़ा सा मैं काम और इसी के साथ साथ आपने यूथ को भी काफ़ी मोटिवेट करा, ठीक है, चीज़ों को लेकर, इवन अपने इंजरी के बारे में बताया, ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप सबको यानी ऑडियंस को। तो आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी निखिल भाई के थ्रू। और मोर ओवर और भी चीज़ें हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, बिकॉज ही इज़ अ पर्सनल ट्रेनर। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट से मिलते हैं। अब जय बाबा की सबको।